हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। अब तक इस यूनिट में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड चैप्टर को भी पढ़ा है। सेकंड टॉपिक ऑफ दिस यूनिट को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने प्रोडक्ट के सप्लाई से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और अब बारी है अगले टॉपिक को डिस्कस करने की, जो कि हम यूनिट नंबर 3 के अंदर चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इसके अंदर हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट प्रोड्यूसर के द्वारा उठाया जाता है या जो भी खर्च प्रोड्यूसर के द्वारा सहन किया जाता है, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रोडक्शन डिस्कस किया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दूँ कि हम लोगों ने प्रोडक्शन में जितनी भी थ्योरीज या जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट करनी होंगी, क्योंकि हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे, और कॉस्ट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्शन से, क्योंकि भाई जब तक आप गुड्स एंड सर्विसेज को बनाओगे नहीं तब तक खर्चा होगा नहीं। तो खर्च की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं कि जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है तब जो खर्च उठाया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इस चैप्टर में यानी कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम लोगों को मेन कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे, और जिससे हम लोगों को पढ़ना जो है पूरा का पूरा चैप्टर काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो चैप्टर नंबर 3 के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे, या सिंपली बोलें कि वो सारे टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, और फिर हम उन सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट यानी कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वो भाई शुरुआत रहेगी हमारी मीनिंग कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले तो हम कॉस्ट के बारे में जानेंगे कि कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, हम वो जानेंगे। और इसी टॉपिक में हम लोग कॉस्ट एंड कॉस्ट से रिलेटेड जो छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे उनके मीनिंग के साथ। उसके बाद हम पहुंचेंगे हमारे दूसरे टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पे, जो कि होगा कॉस्ट फंक्शन। आपको कॉस्ट फंक्शन देख करके याद आना चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन। हम लोगों ने अब तक फंक्शन टर्म से रिलेटेड 2
टॉपिक कवर किया है, पढ़ा है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कॉस्ट फंक्शन। फंक्शन तो सेम ही रहेगा, मैंने आपको बताया भी है फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप की जहाँ पे बात करेंगे, तो उसको हम कॉस्ट के टर्म्स में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और फिर हम चलेंगे हमारे दूसरे टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पे, जिसका नाम है शॉर्ट रन कॉस्ट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है, कितने टाइप का हो सकता है, और इन कॉस्ट को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी क्लियर करेंगे। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं, क्यों जितने भी टाइप के अगर हम देखेंगे तो क्यों उतने टाइप के हैं, किस बेसिस पर हम शॉर्ट रन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे, हम ये सारे टर्म्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे। और फिर हमारा ये जो टॉपिक रहेगा शॉर्ट रन कॉस्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम पहुंचेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम, अगले टॉपिक पर, जिसका नाम होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर हम लोगों को टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे कॉस्ट के, जस्ट सिमिलर टू प्रोडक्शन। हम लोगों ने प्रोडक्शन के भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से पहला था टोटल प्रोडक्शन। तो कॉस्ट के भी 3 कॉन्सेप्ट में से पहला होगा टोटल कॉस्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एवरेज प्रोडक्शन, और तीसरा था मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है ये सब में कॉमन रहेगा। एक बार प्रोडक्शन में पढ़ा है, एक बार हम लोग यहाँ कॉस्ट में पढ़ेंगे, और फिर एक बार और हमको पढ़ना है रेवेन्यू में, जहाँ पे भी हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे रेवेन्यू के, और तीनों सेम रहने वाले हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। और यहाँ पे भी 3 कॉन्सेप्ट में पहला है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और तीसरा होगा मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को शॉर्ट में कहते हैं टीसी, एवरेज कॉस्ट को शॉर्ट में कहेंगे एसी, और मार्जिनल कॉस्ट को शॉर्ट में हम कहेंगे एमसी। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट हम लोगों को डिटेल में जानना है। हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे कि क्या मतलब है टोटल कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट का एंड मार्जिनल कॉस्ट का। और फिर इन तीनों के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझने के बाद, क्लियरली समझने के बाद, हम चलेंगे रिलेशनशिप पर। हमने रिलेशनशिप देखना है अमंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये रिलेशनशिप हम लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के बीच में समझना है। तो हम लोग 2-2 करके देखेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेंगे टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप, फिर हम लोग देख लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और थर्ड रिलेशनशिप देख लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड एवरेज कॉस्ट। और इसके बाद रिलेशनशिप वाले टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो चैप्टर होगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट का, ये कंप्लीट हो जाएगा। सो बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है। अभी अभी हमने जो सेकंड चैप्टर डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ सप्लाई, उसके कंपैरिजन में तो ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इन सारे टॉपिक को अब डिटेल में पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जिसमें हम मीनिंग ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि भाई कॉस्ट का मतलब क्या है। और फिर 1 बाय 1 करके हम हर एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
हम बात कर रहे हैं कॉस्ट के बारे में। मतलब क्या है कॉस्ट का, तो समझेंगे हम यहाँ पे कि कॉस्ट का हिंदी मतलब होता है लागत। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम अगर कहें या जानना चाहें कि कॉस्ट क्या होता है, तो कॉस्ट आपका वो खर्च होता है, उत्पादन का वो खर्च जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा उठाया जाता है। ये खर्च है जिसका भार कह सकते हो आप कि प्रोड्यूसर सहते हैं। कब? जब वो उत्पादन करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन को करते वक्त गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के प्रोसेस के दौरान जो भी खर्च प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, क्यों? तो प्रोड्यूसर आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट कैसे बनता है? इनपुट से। हम लोगों ने पढ़ा है कि इनपुट को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू आउटपुट। सो इनपुट से आउटपुट बन रहा है, प्रोड्यूसर आउटपुट बना रहे हैं। तो जो ये इनपुट्स हैं इनको प्रोड्यूसर को पहले परचेज करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रोड्यूसर इनपुट को परचेज करें, हो सकता है कि वो उनको हायर कर लें, किराए पे ले लें। तो ये जो भी काम है इनपुट को प्राप्त करने के लिए, वो करने के दौरान प्रोड्यूसर को जो भी खर्च उठाया या उठाना पड़ता है उसी खर्च को हम कॉस्ट कहते हैं। इसको हम डिफाइन सिंपली कर सकते हैं एक वर्ड में। अगर हम कॉस्ट के मीनिंग को समझें तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्च। अब खर्च है तो खर्च मतलब हो गया कि भाई बोझ हो गया, भार हो गया। तो इस खर्च के भार को इनकर किया जाता है, उठाया जाता है, कह सकते हो सहा जाता है। किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। तो प्रोड्यूसर जो हैं वो जब एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च उठाते हैं, कब? तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं इन ऑर्डर टू, प्रोड्यूसर या तो परचेज करेंगे या फिर हायर करेंगे। या तो प्रोड्यूसर सामान को खरीद लेंगे, इनपुट्स को, या फिर वो इनपुट्स को किराए पर ले लेंगे। तो इनपुट्स को परचेज या हायर करने पर प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी खर्च का भार सहा जाता है, दैट इज कॉस्ट। एक और टर्म से हमारा कॉस्ट का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा कि प्रोड्यूसर ये इनपुट को हायर या परचेज क्यों कर रहे हैं, तो कह सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। प्रोड्यूसर को क्या बनाना है? आउटपुट प्रोड्यूस करना है। आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जब प्रोड्यूसर के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसे ही हम कॉस्ट कहते हैं। सो कॉस्ट के मीनिंग को हम सिंपली डिफाइन करते हुए या मीनिंग को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ इनपुट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। यहाँ पे अगर हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में ये इनपुट के टर्म को क्लियरली डिस्कस किया है। इनपुट्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के प्रोसेस में जितने भी फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इनपुट्स कहते हैं। मेन कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला है लैंड, उसके बाद हमारा नेक्स्ट या अगला फैक्टर आप कह सकते हो लेबर है। और कौन कौन सा फैक्टर है? तो कैपिटल हो गया आपका नेक्स्ट फैक्टर। और क्या फैक्टर है आपका? तो एंटरप्रेन्योर है। ये 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनके ही साथ किसी भी वस्तु का जो प्रोडक्शन है, किसी भी वस्तु का उत्पादन है, वो संभव है। इनके बिना आप इनमें से किसी भी एक फैक्टर के बिना सोचें कि हम प्रोडक्शन कर लें तो वो काम आप नहीं कर सकते हो। तो ये आपके मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और हम सबको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, उनके बदले में हम उनको कुछ पे करते हैं।
उनके काम के बदले में हम उनको पेमेंट करते हैं। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट क्या है? जैसे लैंड को हम क्या पे करते हैं? रेंट देते हैं। लेबर को उनके काम के बदले में हम क्या देते हैं? तो वेजेस देते हैं। कैपिटल को हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या रखते हैं? तो प्रॉफिट रखते हैं। यहाँ पे ये जो रेंट है, वेज है, इंटरेस्ट है, इन सब को भी जब आप सिंपली जोड़ोगे तो इनका सम टोटल कहलाएगा कॉस्ट। ये जो खर्च है इन सबको जोड़ दोगे तो ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट को एक तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, साथ में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कॉस्ट रेफर्स टू द सम ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब वो सारे खर्च जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूसर के द्वारा उठाए जाते हैं या किए जाते हैं उसको कॉस्ट बोलेंगे। एक चीज़ आप गौर करोगे कि यहाँ पे जब हम कॉस्ट को निकाल रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रेम्यूनरेशन को ऐड करके, तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर को छोड़ दिया है, क्योंकि प्रॉफिट खर्च में इंक्लूड नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, प्रॉफिट खर्च में इंक्लूड नहीं होगा। ये तो अलग से रिवॉर्ड है एंटरप्रेन्योर का, ये आपका अलग टर्म है। इसको हम लोग और क्लियर करेंगे रेवेन्यू में, कि हम वहाँ पे देखेंगे कि जब हम प्रॉफिट एंड कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग वैल्यू मिलता है हमें वो कहलाता है रेवेन्यू, मतलब वो पैसा जो प्रोड्यूसर को रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू अलग टर्म है और प्रॉफिट को कॉस्ट में हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस ये आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे कॉस्ट का मीनिंग कंप्लीट। कॉस्ट को हम कुछ इसी तरह से डिफाइन करते हुए लिखेंगे कि कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the purchase or hiring of various inputs in order to produce output। अब ये कॉस्ट की बात हो गई। अब इसी कॉस्ट में हम लोगों को कुछ और टर्म्स समझने हैं, जैसे कि आप देखोगे कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर है, ये वाला टर्म तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज समझेंगे, ये खर्च क्यों कर रहे थे प्रोड्यूसर? इनपुट्स को परचेज करने के लिए, इनपुट्स को परचेज करने के लिए। तो ये जो इनपुट्स हैं इनको प्रोड्यूसर दो तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो खर्च है जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है, इस तरह के खर्च को प्रोड्यूसर दो तरह से खर्च के भार को उठा सकते हैं। अब दो तरह से कैसे कैसे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉस्ट को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये जो खर्च है ना, ये प्रोड्यूसर दो तरह से कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट तरीके से और इम्प्लिसिट तरीके से। क्या मतलब है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और इम्प्लिसिट कॉस्ट का? तो हमको ये समझना है। देखो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया, जब भी, अच्छा ये जो इनपुट्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन इनपुट्स को आप ये सोचो कि प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लैंड की बात करते हैं चलिए, तो ये प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ से ला सकते हैं? एक तो मार्केट में ले सकते हैं, जिसके लिए उनको मार्केट में जिससे भी वो खरीदेंगे उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। और कोई दूसरा तरीका इन इनपुट्स या इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राप्त करने का? तो देखिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, सबसे पहले तो कि जो हमको आता है पहले तो वो जान ले। एक तरीका है कि भाई मार्केट से हम इनपुट्स को परचेज कर सकते हैं। तो जब भी प्रोड्यूसर मार्केट से इनपुट को परचेज करने या हायर करने पर जो भी खर्च उठाएं उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the purchase or hiring of various inputs from the market in order to produce output is called explicit cost। सिंपल, क्या है explicit cost? तो इनपुट्स को अगर मार्केट से परचेज किया जाए और उस वक्त जो खर्च प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है
उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का तो सिंपल सा मतलब है जो हमें समझ में आ रहा है। इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे हम कुछ ले सकते हैं, जैसे कि रेंट ऑफ लैंड, वेजेस ऑफ लेबर, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। बैंक से अगर एंटरप्रेन्योर ने लोन लिया है और फिर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस दौरान जो भी खर्च के तौर पर वो इंटरेस्ट पे करते हैं, या बाहरी लेबरर्स को प्रोड्यूसर लेकर आते हैं और उस दौरान वो जो भी वेजेस वैसे लेबरर्स को देते हैं, तो इस तरह के खर्च जो हो गए आपके वो कहलाते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब बारी है इम्प्लिसिट कॉस्ट की, क्योंकि हमें तो अब तक यही पता था कि इनपुट्स को तो बाहर से ही लाया जाता है भाई, इनपुट्स को तो मार्केट से ही परचेज कर सकते हैं। क्या कोई और जगह है जहाँ से इनपुट लाया जा सकता है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी प्रोड्यूसर इनपुट को वैसे इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोड्यूसर के सेल्फ ओन्ड कह सकते हो, प्रोड्यूसर के खुद के प्रॉपर्टी को या प्रोड्यूसर के खुद के एसेट्स को जब प्रोड्यूसर एज एन इनपुट यूज करते हैं, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ कमोडिटी, तब जो खर्च हो, तब जो कॉस्ट बनता है इन इनपुट्स का, उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब हम बाहर से मार्केट से इनपुट्स को लेकर आएंगे फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट विल बी इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर प्रोड्यूसर अपने खुद के इनपुट को एज अ प्रोडक्शन इनपुट यूज करने लग जाएं तो उसे कहेंगे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, खुद के इनपुट को का मतलब क्या हो गया? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्रोड्यूसर जो है वो रेंट देखते हैं, रेंट ऑफ ओन लैंड। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर के पास खुद की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीनें हैं प्रोड्यूसर के पास, और वो अपने खुद के ज़मीन पर अगर इंडस्ट्री का सेटअप करके प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू करते हैं, तो उस समय जो भी रेंट बनता है उनके खुद के ज़मीन का, वो रेंट आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। और कोई अदर एग्जाम्पल, तो जैसे मान लीजिए कि वेजेस पे किए जा रहे हैं, वेजेस ऑफ फैमिली लेबर, मतलब प्रोड्यूसर अगर अपने खुद के फैमिली मेंबर को या खुद को भी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं एज अ लेबर, मतलब प्रोड्यूसर खुद से अपनी इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो भी वेज प्रोड्यूसर खुद को दे रहे हैं, जो भी सैलरी बनती है प्रोड्यूसर की, वो कहलाएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट के, और भी इसके एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो, जैसे इंटरेस्ट ऑफ ओन कैपिटल। अगर प्रोड्यूसर के पास पैसे हैं और प्रोड्यूसर जो है वो उन पैसों को अपने बिजनेस में लगा देते हैं, तो उस केस में प्रोड्यूसर जो भी इंटरेस्ट प्रोड्यूसर के कैपिटल का बनेगा, दैट विल बी द इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये सब आपके हो जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इस तरह से एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम डिफरेंस करते हैं। और इस तरह से प्रोड्यूसर दो तरह से खर्च का भार सहन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये आपके दो टाइप के कॉस्ट हो जाते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग ऑफ इनपुट्स ईदर फ्रॉम द मार्केट, और प्रोड्यूसर जब अपने सेल्फ ओन इनपुट को यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं कॉस्ट से रिलेटेड। अब हम लोगों को कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं प्रोडक्शन के, जिसमें से सबसे और भी हमारे कॉस्ट के टाइप हो जाते हैं। जैसे कि अगले टाइप की बात करें तो मनी कॉस्ट, ये भी एक टाइप ऑफ कॉस्ट आप कह सकते हो। मनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मनी कॉस्ट का मतलब हो गया कि जब भी प्रोड्यूसर मनी के फॉर्म में मनी एक्सपेंसेस करते हैं,
ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, देखिए प्रोड्यूसर जब भी, चूंकि क्या करते हैं प्रोड्यूसर, इनपुट को परचेज और हायर, आउटपुट को बनाने के लिए और खर्च उठाते हैं, तो कॉस्ट में तो ये सारा मीनिंग रहेगा ही। बस यहाँ पे जो टर्म मनी है, इस मनी का मतलब हो जाएगा कि ये जो खर्च प्रोड्यूसर के द्वारा उठाया जा रहा है आउटपुट को बनाने के लिए, इनपुट को खरीदने पर, अगर ये खर्च प्रोड्यूसर मनी के फॉर्म में करे, अगर मनी एक्सपेंसेस करते हैं या मनी मॉनेटरी टर्म्स में प्रोड्यूसर ट्रांजैक्शन करते हैं, खर्च करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। अब सोच रहे होगे कि मनी के टर्म्स में ही तो सारे खर्चे करते हैं, फिर यहाँ पे अलग से मनी कॉस्ट क्यों लिखा है? तो इसके जवाब में आपको एक और टाइप ऑफ कॉस्ट जानना होगा, दैट इज रियल कॉस्ट। ध्यान देंगे, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में खर्चा करे ऐसी बात नहीं होती है, प्रोड्यूसर को और भी खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि, तो देखिए, एक प्रोड्यूसर जो होता है, एक उत्पादक जो होता है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ पैसों का ही खर्च सहन नहीं करता है, बल्कि वो कई तरह से एफर्ट्स करते हैं, वो मेहनत करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ कई तरह के सैक्रिफाइसेस भी किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा। तो जो भी एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोड्यूसर जो भी खर्च करते हैं अपने इमोशंस को या फिर अपने एफर्ट्स को, अपने सैक्रिफाइसेस को, उनको भी हम मेज़र करते हैं और उन सब को हम एक टर्म में कहते हैं एज रियल कॉस्ट। वो सब कहलाते हैं रियल कॉस्ट। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूसर के द्वारा खर्च किया जाता है दैट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। अब यहाँ पे एक और बात आप जान लो कि रियल कॉस्ट को ही हम सोशल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। रियल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सोशल कॉस्ट, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कई तरह से एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस करती है। तो जो भी एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस सोसाइटी के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे हम सोशल कॉस्ट कहेंगे और इसी वजह से हम रियल कॉस्ट को सोशल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका हो गया नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट। अब हमारी बारी है अगले टाइप ऑफ कॉस्ट को समझने की। देखो, हम लोग यहाँ पे जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना कॉस्ट के, उन सबको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं और इसी में आपको अगला एक कॉन्सेप्ट समझना है कॉस्ट का, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और टर्म है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको जानना है। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। तो देखिए, अवसर लागत का मतलब होता है, तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग लिख देती हूँ, फिर अब इसको हम लोग समझेंगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड कह सकते हैं आप या कह सकते हैं फॉरगॉन। सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। देखिए मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये वो खर्च है जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है तब जब प्रोड्यूसर अगले नेक्स्ट सबसे अच्छे ऑल्टरनेटिव विकल्प को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। फॉरगॉन मतलब छोड़ देना, सैक्रिफाइस मतलब त्याग देना। तो जब प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के दौरान उस कमोडिटी के अगले सबसे उच्चतम विकल्प को जब छोड़ते हैं और फिर जो कॉस्ट वो बियर करते हैं उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं।
इसका मतलब हमें थोड़ा समझ में आ रहा है, तो इसको हम ज़रा और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे कि क्या मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो देखिए, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, गुड्स की बात करते हैं हम, तो जितने भी गुड्स बन रहे हैं, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ विकल्प है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, इसको प्रोड्यूस किया गया है। इसको प्रोड्यूस करने में मान लें कि एक यूनिट इसके बनाने में सपोज करिए कि 20 रुपये लगे हैं। ये 20 रुपीज़ जो है इट इज़ अ कॉस्ट। अब हुआ क्या कि इस एक यूनिट ऑफ मार्कर को बनाने का कॉस्ट था 20 रुपया। इस मार्कर के प्रोडक्शन के जगह पर क्या इस मार्कर का प्रोड्यूसर कुछ और बना सकता था? जी बिल्कुल। 20 रुपए के खर्च पर प्रोड्यूसर अगर इस मार्कर को नहीं बनाते तो वो हो सकता था पेन बनाते। अगर पेन नहीं बनाते तो हो सकता था कि वो 20 रुपए में एक कॉपी प्रोड्यूस कर लेते। अगर कॉपी नहीं बनाते तो हो सकता था वो 20 रुपए में एक पेंसिल प्रोड्यूस कर लेते। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने लिखा हुआ है ये मार्कर है जो कि एक्चुअली बनाया गया, और इस मार्कर को बनाने का जो खर्च है, इसी खर्च में मैंने कहा कि प्रोड्यूसर 20 रुपए में चाहते तो एक पेन बना लेते, या फिर चाहते तो एक कॉपी भी बना सकते थे, या चाहते तो एक पेंसिल बना सकते थे। तो ये पेन, ये कॉपी, ये पेंसिल, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे इस मार्कर के ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर प्रोड्यूसर इस मार्कर को बना रहे हैं और अगर वो इसे नहीं बनाते तो इन तीनों विकल्प में से वो इस पेन को ज़रूर बनाते। सपोज कीजिएगा कि अगर मार्कर को वो नहीं बनाते तो वो ये पेन बनाते। तो ये जो पेन है, मार्कर के बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, विकल्प बहुत सारे थे, पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सब थे। लेकिन इन सब में से जो सबसे उच्चतम, सबसे बेहतरीन विकल्प था वो ये पेन है। तो प्रोड्यूसर ने इस मार्कर को बनाने के लिए इस पेन को, जो कि इस मार्कर का नेक्स्ट, अगला, बेस्ट, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव विकल्प था, जिसे प्रोड्यूसर ने नहीं बनाया, छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, और उसकी जगह पे उन्होंने ये मार्कर बनाया और इस मार्कर में उन्होंने 20 रुपए का खर्च लगाया। तो ये खर्च आपका बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ये वो खर्च होता है जो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है जब वो उस कमोडिटी के, उस प्रोडक्ट के अगले सबसे उच्चतम विकल्प को त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद करते हैं या उस खर्च को उठाते हैं। तो उसी खर्च को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉस्ट के समझे हैं। अब हम लोगों को एक दो और कॉन्सेप्ट समझ लेना होगा, जैसे कि जो कि कॉस्ट से मिलते जुलते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि और एक दो कॉन्सेप्ट हैं जिनमें आ जाता है आपका सेलिंग कॉस्ट, और कॉन्सेप्ट है आपका जिसमें हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो कॉस्ट तो हम समझ चुके हैं, ज़रा जल्दी से जान लेंगे कि सेलिंग कॉस्ट किसे कहेंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहेंगे। सेलिंग कॉस्ट, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या खर्च है, तो वस्तु को जब बनाया जाता है, अब तक हम लोगों ने जितने भी खर्च डिस्कस किए हैं ये वो खर्चे हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के दौरान उठाया जाता है ना। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर लेते हैं कमोडिटी का, तो प्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूसर के द्वारा उस प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए, उस प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट करने के लिए जो खर्च उठाया जाता है, उसी खर्च को हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट को समझते हुए कह सकते हैं देखो, सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, सेल करने से रिलेटेड खर्च।
तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि जब ये वो एक्सपेंडिचर है, इट इज एक्सपेंडिचर incurred by the producer, किसके द्वारा ये खर्च उठाया जाएगा भाई? प्रोड्यूसर के द्वारा। क्यों प्रोड्यूसर ये खर्चा क्यों करेंगे? तो जब प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट के सेल को, बिक्री को किसी भी प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट करने के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसी खर्च को हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। सेलिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग कॉस्ट का मतलब, या सेलिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जो प्रचार प्रसार से संबंधित खर्चे हैं, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जैसे आप ऑनलाइन चीज़ों को परचेज करते हैं तो ऑनलाइन परचेज किया जाता है जिसमें आपको डिलीवरी चार्जेस वगैरह पे किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे खर्चे होते हैं ये आपके सेलिंग कॉस्ट कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट करने के लिए ये वो खर्च हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह के खर्चे जो हैं वो सेलिंग कॉस्ट कहलाते हैं। यूजुअली इसमें आपके एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ही आते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक तो ये हो गया आपका सेलिंग कॉस्ट। और अब अगर एक लास्ट कॉस्ट की हम बात करें, इन सारे कॉस्ट का सम टोटल अगर हम करना चाहें तो वो करते हुए हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, तो जितने भी हमने टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं ना, सबको सम टोटल कर दो तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आता है। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जितने भी इनपुट्स होते हैं उन पे होने वाले खर्च को हम कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में हो जाएगा जितने भी फैक्टर इनपुट्स हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर इनपुट्स बोलने का मतलब आप समझ लो लेबरर्स की बात हो रही है, और जितने भी नॉन फैक्टर इनपुट्स हो गए जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं इन पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, इन सारे एक्सपेंडिचर को हम एक टर्म में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर incurred by the producer in the process of production on factor inputs as well as non-factor inputs. Factor inputs में हमारे आ जाते हैं लेबर, लैंड, कैपिटल, और नॉन फैक्टर इनपुट्स में आपके आ जाएंगे रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे हो गए आपके नॉन फैक्टर इनपुट्स और ये हो गया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। इसी के साथ हमारे कॉस्ट एंड कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक से टर्म्स थे हम लोगों ने आज उसको डिस्कस किया है, और कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसमें कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हैं हमने उनको वन बाय वन करके डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि होगा कॉस्ट फंक्शन। थैंक यू।